सुस्वागतम, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू। एक बार फिर मैं हाजिर हूं हिंदी फिल्मों के सदाबहार नगमे और कहे अनकहे किस्सों के साथ रेडियो के इस पॉपुलर प्रोग्राम में, जिसे पॉपुलर बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे श्रोताओं को। मैं आपको नमन करता हूं। हर बार की तरह आज भी अपनी झोली में हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के कुछ किस्से कहानियां लाया हूं। एक झलक आपके सामने पेश है। आज मैं बताऊंगा कि शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके कारण साधना जी शूटिंग नहीं कर पाई, और साथ बताऊंगा उस रोल के बारे में जिसे नूतन जी ने अपनी मां के कारण, यानी कि शोभना समर्थ जी के कारण करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही आज ये भी जानकारी दूंगा कि हिंदी फिल्मों की पहली संगीतकार कौन थी और कैसे उसी संगीतकार की वजह से शुरू हुआ फिल्मों में पार्श्व गायन का चलन। इन किस्सों के साथ साथ आज कुछ चर्चा होगी वैवाहिक जिंदगी की दर्द भरी दास्तां की चर्चा, गुरुदत्त और गीता दत्त की चर्चा। याद दिलाना चाहूंगा आपको फिल्म वो कौन थी का एक अमर गीत, संगीत मदन मोहन साहब का, नगमा निगार जनाब राजा मेहंदी अली खान साहब। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। याद दिलाना चाहूंगा मुखड़े की पंक्तियां। वो पंक्तियां थीं, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। साहब, इस गाने की शूटिंग स्टार्ट हुई, मुखड़ा पिक्चराइज हुआ, लेकिन जैसे ही अंतरे को शूट करने की बारी आई और रिहर्सल के दौरान, लिपसिंग करने के दौरान, साधना जी ने महसूस करना शुरू किया कि उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। कुछ अजीब सी कैफियत हो गई। और जब शॉट होना था ये कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, तो अचानक साधना जी की आंखों से ज़ारो क़तार आंसू बहने लगे। शुरू में इन आंसुओं को देखकर जो कोरियोग्राफर थे सूर्य कुमार जी, उनको लगा कि साधना जी इन्वॉल्व हो गई हैं और परफॉर्म कर रही हैं। मगर शॉट के कट होने के बावजूद जब साधना जी का रोना बंद नहीं हुआ, तब पूरी यूनिट को यह पता चल गया कि ये तो असल में आंसू बह रहे हैं। डायरेक्टर राज खोसला सेंसिटिव आदमी थे। साधना जी से पूछा गया क्या बात है। साधना जी ने कहा कि ये लफ्ज ऐसे हैं, ये बोल ऐसे हैं कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो रही हूं, मैं इतनी जज्बाती हो गई हूं, इतनी भावुक हो गई हूं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने आप जैसे ही जरा से लफ्ज मेरे जहन में आते हैं, मैं गुनगुनाना शुरू करती हूं तो आंख से झरझर आंसू बहने लगते हैं। पता नहीं क्या चोट कर दिए इन शब्दों ने कि बस आंखें भर आईं। दोस्तों, ये जो घटना थी भावुक होने की, इमोशनल होने की, आप ताज्जुब करेंगे कि काफी देर तक साधना जी शूटिंग नहीं कर पाई और घंटों तक शूटिंग रोक देनी पड़ी। ये था जादू इस गीत का। अमर गीत है ये। एक प्रोड्यूसर ने नूतन जी को एक रोल ऑफर किया। रोल बड़ा दमदार था, फिर भी नूतन ने उस रोल को रिफ्यूज कर दिया। कारण थी उनकी मां शोभना समर्थ। क्या किस्सा था ये, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात नूतन जी की। एक बार नूतन जी को सीता का रोल करने को मिला, यादगार भूमिका सीता। फिर भी उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। कारण
उनकी माताजी श्रीमती शोभना समर्थ। ये बात है उन दिनों की जब प्रकाश पिक्चर्स के विजय भाई भट्ट एक फिल्म का रीमेक कर रहे थे, राम राज्य। इस फिल्म का रीमेक कर रहे थे। मैं आपको यहां एक बात बता दूं कि यूं तो राम कथा को लेकर बहुत सी हिंदी फिल्में बनी, मगर प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म भरत मिलाप और राम राज्य बहुत ज्यादा सफल रही थी। और खास तौर से इन फिल्मों में सीता का काम लोगों को बहुत पसंद आया। यह किरदार निभाया था शोभना समर्थ जी ने। अब जब विजय भाई भट्ट ने राम राज्य का रीमेक बनाने की सोची तो सवाल यह उठा कि जानकी सीता का रोल कौन करेगा। जाहिर था शोभना समर्थ फिर से सीता नहीं बन सकती थी अपनी एज के कारण। तब विजय भाई भट्ट को लगा कि सीता के रोल के लिए शोभना की बेटी नूतन बिल्कुल सही रहेगी। तो विजय भाई भट्ट इस प्रस्ताव को लेकर पहुंच गए नूतन के पास। और जैसे ही उन्होंने नूतन से यह कहा कि मैं तुम्हें वही रोल देने आया हूं जो रोल तुम्हारी मम्मी ने किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस किरदार को उनसे भी बेहतर निभाओगी। बात सुनकर नूतन जी विजय भाई भट्ट से बोली कि हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं कर पाऊं, मगर मैं ये किरदार नहीं करूंगी। मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। चौंकने की बारी विजय भाई भट्ट की थी। शंका थी, प्रश्न थे, क्यों नहीं करोगी? तो नूतन जी ने कहा, मेरी मां की जो छवि सीता के रोल से बनी है, मैं उसे धूमिल नहीं करना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी मां की इमेज एज सीता लोगों के दिलो दिमाग से निकले और लोग उनका कंपैरिजन मुझसे करें, इसलिए मैं ये रोल नहीं निभाऊंगी। ये एक बेटी के हृदय में आदर था अपनी माता के लिए। यह सच है कि नूतन जी ने पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर कभी भी अपनी माताजी से कंपटीशन नहीं किया, लेकिन नियति देखिए कि एक वक्त ऐसा आया कि मां बेटी के बीच एक जबरदस्त डिस्प्यूट भी हो गया। बरसों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, रिश्ते नाते तोड़ दिए। कैसे लिखा करते थे मशहूर शायर कैफी आजमी अपने गीत, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो बात कैफी साहब की, कैफी आजमी साहब की। लिखने का अपना एक अलग अंदाज था। कभी भी बहुत ज्यादा एडवांस में गीत लिखकर नहीं रखते थे। जब डेडलाइन नजदीक आती थी तब लिखना शुरू करते थे। ज्यादातर पोइट्री रात को लिखने बैठते थे। एक खास तरह का राइटिंग पैड होता था और एक वक्त आया कि वो सिर्फ मोब्लांक पेन से लिखते थे। उन्होंने अपने लिखने की वजह से घर के लोगों पर कभी कोई बंदिश नहीं थोपी। जैसे कि बच्चों से कभी नहीं कहा कि मैं लिख रहा हूं, शोर मत मचाओ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांत रहो। उनका अपना स्टडी का कमरा था, हमेशा खुला रहता था। बच्चे खूब धमाल करें, शोर मचाएं, रेडियो चलता रहता था। पर जब कैफी साहब लिखने बैठते तो इन सारे डिस्टर्बेंस का, डिस्ट्रैक्शंस का उन पर कोई असर नहीं होता था। कैफी साहब की कैफियत, उनका कंसंट्रेशन इतना मजबूत और इतना तगड़ा था कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर वो अपना पूरा ध्यान अपनी शायरी में लगाते थे। कैफी आजमी साहब से उनकी बेटी शबाना अक्सर ये सवाल पूछती थी, अब्बा क्या गाने हकीकत से मुतासिर होते हैं? क्या पोइट्री जीवन के सत्य से प्रेरणा लेती है? तो कैफी साहब कहते थे कि शायर के लिए, राइटर के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो घटना घटी है वो उससे थोड़ा सा अलग हो जाए। अलग होने का मतलब है तटस्थ होके वो लिखे। तो फिल्म की जो लिरिक राइटिंग है वो महदूद होती है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। और शायर का काम है जिंदगी को परखना, समझना, महसूस करना,
एनालाइज करना और अपने विचार व्यक्त कर देना। इसलिए जब आप जिंदगी के दर्द को महसूस करते हैं, जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, तब आप उन इमोशंस को सही और प्रभावशाली ढंग से उतार पाने की शक्ति रखते हैं। ये था कैफी साहब का अंदाज। मैं एक बात आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो सृजन की प्रक्रिया है, जो क्रिएशन है, बड़ी कमाल की चीज है। आदमी का दिमाग पता नहीं कहां कहां भागता है। हम सब जानते हैं कि गुलाब लाल होता है और घास हरी होती है, लेकिन जब एक कवि इस भाव को प्रकट करता है तब वो कविता बन जाती है, और ये कविता ही साहित्य बन जाती है, और ये साहित्य अमर हो जाता है। गीता दत्त और गुरुदत्त की लव मैरिज थी। ये लव मैरिज बन गई एक दर्द भरी दास्तान। ये दास्तान सुनाऊंगा आपको लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दोस्तों, गुरुदत्त और गीता जी, उनकी धर्मपत्नी की जिंदगी एक ट्रैजिक फिल्म से कम नहीं है। दोनों पॉपुलैरिटी के पीक पर थे। दोनों ने हिंदी सिनेमा में जो मुकाम बनाया वो अविस्मरणीय है, पर उनकी निजी जिंदगी में बहुत दर्द था। अंत बहुत ही दर्द भरा रहा। लव मैरिज थी, लेकिन वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं हुआ। जल्द ही हालात ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए। शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब दोनों के पास ऐशो आराम की, ऐश्वर्य की सब सुविधाएं थी, लेकिन एक चीज नहीं थी जीवन में, शांति, सुकून। शादी के बाद गीता जी अक्सर कहती थीं कि एक जमाना था मैं बसों में सवार होकर गाने की ट्यूशन के लिए जाया करती थी। टूटी चप्पल, एक घर से दूसरे घर लड़कियों को गाना सिखाना। उसके बाद फिर ऐसा भी दिन आया जब पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स चुकाने लगी। लेकिन साथ साथ ऐसा लगा कि वो दिन ही अच्छे थे, उन्हीं दिनों में ज्यादा सुखी थी। अब सब कुछ है, मगर फिर भी गम और परेशानियां जीने नहीं देती। गीता दत्त की बातें किसी से छुपी नहीं थीं। उनका दुख बरबस ही उनकी बातों के दौरान छलक पड़ता था, चाहे वो रेडियो पर हो या प्रेस के सामने। मगर पतिदेव गुरुदत्त बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। इंट्रोवर्ट, खामोश, गुमसुम, पर दर्द से तड़प वो भी रहे थे। ये बात और है कि अपना दर्द उन्होंने किसी से बताया नहीं, सिवाय अपने कैमरामैन दोस्त वीके मूर्ति और लेखक दोस्त अबरार अलवी। इन दोनों के साथ उन्होंने शेयर किया। बड़ौदा में फिल्म 14वीं का चांद की शूटिंग के दौरान की बात है कि उन्होंने वीके मूर्ति साहब से कहा था, अगर ये दुनिया मुझे मिल भी जाए तो क्या है। जब मूर्ति ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो गुरु साहब बोले कि मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब देखो ना, मुझे डायरेक्टर बनना था, बन गया। एक्टर बनना था, वो भी बन गया। अच्छी फिल्में बनानी थी, सो वो भी बन गई। पैसा चाहिए था, पैसा है, सब कुछ है, पर कुछ चीज मिसिंग है। शायद ये वो दौर था जब वहीदा से उनकी नजदीकी के कारण गीता से तकरार चल रही थी और गीता जी बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी। इस जोड़ी का अंत बहुत ही दुखद, दर्दनाक हुआ। गुरुदत्त साहब ने बहुत कम उम्र में ही हार मान ली जिंदगी से। 10 अक्टूबर 1964 को खुद को खत्म कर डाला। और पति के जाने के बाद गीता जी भी जीवन से पूरी तरह विमुख हो गई, मन उचट गया, शराब की शिकार हो गई और 20 जुलाई 1972 को चली गई। गीता दत्त और गुरुदत्त, बहुत ट्रैजिक एंड हुआ है दोनों का। मैं बताना चाहता हूं कि मुझे मालूम नहीं स्वर्ग क्या है और मुझे यह भी मालूम नहीं नरक क्या है, तो सुनी सुनाई बातें हैं। मुझे तो यह मालूम है कि जीवन क्या है। यह जीवन एक बार मिला है और आज का जो संसार है उसमें शांति की उम्मीद करना ही मत। सो जिंदगी को यह समझ के यह स्वीकार कर लेना, यहां शांति नहीं है, बात खत्म हो गई। शांति नहीं है, लेकिन लड़ेंगे,
इस जिंदगी के साथ ही लड़ना है, हार नहीं माननी है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि प्रकृति का आनंद लीजिए और आनंद अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी शराब और सिगरेट में कोई आनंद नहीं, ये तो आपके शरीर को रोगी बना के चला जाएगा। मैं भी सिगरेट पीता था, मैंने भी छोड़ दी। इससे पहले कि डॉक्टर बोले छोड़ दो, मैंने सिगरेट छोड़ दी। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। कौन थी हिंदी फिल्मों की पहली महिला संगीतकार और कैसे हुई हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत, बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हिंदी सिनेमा की पहली महिला संगीतकार कौन थी, ये जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। साइलेंट फिल्मों के बाद जब टॉकी फिल्म्स का दौर शुरू हुआ, बोलती फिल्मों का चलन शुरू हुआ, तो उस वक्त मेल म्यूजिक डायरेक्टर्स ही डोमिनेट कर रहे थे। इसी माहौल में बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु रॉय ने सन 1935 में लखनऊ के मॉरिस कॉलेज से एक पारसी लड़की को ढूंढ निकाला फिल्मों की पहली महिला संगीतकार बनाने के लिए। देखिए, लखनऊ सेंट्रल इंडिया उत्तर प्रदेश का एक शहर, और वहां से एक कॉलेज से एक लड़की, और वो भी पारसी, और बनाने की ठान ली कि इसको बनाऊंगा हिंदुस्तान की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। मगर समस्या ये थी कि उस समय में बिरादरी को, पारसी बिरादरी को, पारसी समाज को ये नागवार लगा कि उनके समाज की कोई भी लड़की फिल्मों से जुड़े किसी भी रूप में। इसलिए पारसी समाज को भुलावे में रखने के लिए उस लड़की का नाम खुर्शीद होमजी से बदल कर रख दिया गया सरस्वती देवी। और यही सरस्वती देवी हिंदी सिनेमा की पहली महिला संगीतकार बनी। सरस्वती देवी जी की एक छोटी बहन हुआ करती थी जिसे एक्टिंग का शौक था, मगर सेम प्रॉब्लम, समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, हंगामा हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर हिमांशु रॉय ने उसका नाम भी चेंज कर दिया। मानिक होमजी से बदलकर नाम हो गया चंद्रप्रभा, और वही चंद्रप्रभा बन गई उस जमाने की हिंदी फिल्मों की जानी मानी हीरोइन। अब इत्तेफाक देखिए कि इन दोनों बहनों की वजह से प्लेबैक सिंगिंग का आइडिया आया कैसे। और से सुनिएगा, एक बार गाने की रिकॉर्डिंग पर सरस्वती देवी माइक के सामने गा रही थी और चंद्रप्रभा दूर खड़ी अपनी बहन को कॉपी कर रही थी और होंठ हिला रही थी, जैसे अपन गुनगुनाते हैं साथ साथ किसी गाने को। कहते हैं कि इसी घटना से प्रेरणा लेकर कुछ वर्षों बाद प्लेबैक सिस्टम की शुरुआत हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें प्लेबैक सिस्टम की जन्मदात्री अगर कहें तो बुरा नहीं होगा। संगीत विशारद की डिग्री प्राप्त सरस्वती देवी ने 15 वर्ष के कार्यकाल में 20 से भी अधिक फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया। उनकी खास फिल्में जवानी की हवा, अछूत कन्या, निर्मला, बागी, बंधन, झूला वगैरह वगैरह। इनके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया नरगिस जी की माताजी जद्दन बाई ने, और उसके बाद जिस वुमेन म्यूजिक डायरेक्टर ने संगीत की दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कमाया, उस नाम से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और वो नाम है उषा खन्ना। हमारी प्यारी उषा दीदी, उषा खन्ना जी। याद कर रहा हूं उषा दीदी को। वापस आकर स्टूडियो से हम फोन लगाएंगे जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। ये हैं जमशेदपुर के मोहित कुमार जी। जमशेदपुर के मोहित कुमार जी प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हेलो, जमशेदपुर से मोहित कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। अन्नू जी नमस्कार, क्या बात है।
नमस्कार नमस्कार। आपका नाम सेलेक्ट हुआ है तो हमने कहा स्टूडियो से आपसे फ़ोन लगाकर थोड़ी गुफ्तगू की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आपका प्रश्न क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी अनु जी, पहले तो बहुत खुशनसीबी है मेरी कि आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। और अनु जी, सवाल मेरा है हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ। जी। हमारा सिनेमा का बड़ा इतिहास पुराना रहा है, मल्टी स्टारर फिल्मों का बड़ी सारी हिट फिल्में रही हैं मल्टी स्टारर। तो क्या आप बता सकते हैं मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर, ये जमाना कहाँ से शुरू हुआ? कौन सी पहली फिल्म थी जिसमें मल्टी स्टारर जो है वो सोचेंगे कि इसमें एक से ज्यादा मुख्य किरदार की भूमिकाएं होनी चाहिए? जी, मल्टी स्टारर का मतलब है कि एक जैसी हैसियत के, एक जैसे स्टैचर के 2-3 कलाकार अगर फिल्म में आ जाएं तो वो मल्टी स्टारर है। तो मैं मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि महबूब खान साहब की 1949 की फिल्म अंदाज को मैं इस कैटेगरी की शुरुआत मानूं तो गलत नहीं होगा। देखिए, एक तरफ दिलीप कुमार थे और दूसरी तरफ थे राज कपूर, दोनों ही अपने जमाने के बहुत बड़े स्टार, और साथ में हीरोइन ले ली गई थी नरगिस जी, एक और सुपरस्टार, तो बस हो गई मल्टी स्टार। उसके बाद मल्टी स्टारर फिल्म्स का या पैकेजिंग का या प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ब्राइट एग्जाम्पल मिलता है 1965 में बनी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म वक्त। इसे हम अगली स्टेज मान सकते हैं मल्टी स्टारर पैकेज की। इस फिल्म से 3 हीरोज का ट्रेडिशन शुरू हो गया जो 1980s तक खूब अच्छी तरह से चला। आप जानते हैं वक्त फिल्म में बचपन में बिछड़े भाइयों के जो रोल है वो किया था राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर, ठीक है ना? ये 3 बड़े स्टार, और इनके अपोजिट हीरोइंस ली गई थी साधना और शर्मिला टैगोर, 2 मोर स्टार्स। और फिर माँ बाप के रोल के लिए भी अनदर स्टार बलराज साहनी को ले लिया गया और साइन किया गया उनकी वाइफ के रोल के लिए अचला जी सचदेव को। और आप समझ लीजिए कि रहमान साहब तो सितारे ही सितारे। तो 70s और 80s को मल्टी स्टारर फिल्मों का पीक टाइम कहें तो बुरा नहीं होगा। अमर अकबर एंथनी याद कीजिए, शोले याद कीजिए, रोटी कपड़ा और मकान मनोज जी की फिल्म, फिर मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश मेहरा की फिल्म, फिर यश जी की कभी कभी, फिर यश जी की काला पत्थर, त्रिशूल, नागिन, जानी दुश्मन, नसीब, क्रांति, बर्निंग ट्रेन, राजपूत, लिस्ट बहुत बड़ी है। तो भैया मोहित जी, हम कह सकते हैं कि उस दौर में मल्टी स्टारर फिल्में बनाना अपने आप में एक समझ लीजिए फॉर्मूला सा बन गया था। अगर बजट है तो मल्टी स्टारर फिल्में बन जाएंगी, मगर मल्टी स्टारर फिल्में बनाना इसके ये समझना कि सफल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारी मल्टी स्टारर फिल्में पिट गई हैं, फ्लॉप हुई हैं। ईमान धर्म फिल्म फ्लॉप हो गई, राजपूत फ्लॉप हो गई, कितने मिसाल हैं जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तो भैया आज तक क्या हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सक्सेसफुल हिट फिल्मों का फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में हर साल बनने वाली 1000 फिल्मों में से तकरीबन 900 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। अगर सक्सेस का फॉर्मूला मिल जाएगा तो ये 900 फिल्में फ्लॉप होने से बच जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत आभारी हैं हम मोहित कुमार जी, और जमशेदपुर के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार कहिएगा। नमस्कार अनु जी, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो बात की जमशेदपुर के मोहित कुमार जी से मल्टी स्टारर फिल्मों के बारे में। आप सब जीवन में सफल हों, इसी कामना के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454, लिखिए बिग स्पेस, उसके बाद अपना मैसेज, प्रश्न, इंतज़ार रहेगा आपका। आज के सुहाने सफ़र को देता हूँ यहीं विराम, फिर जब मिलेंगे तो छेड़ देंगे नई दास्तानें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में जगह दें। इसी मंगल कामना, शुभकामना के साथ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।